गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज की क्लास में भी हम की पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो बच्चों की पॉइंट्स में हमारा फर्स्ट की पॉइंट आज का रहेगा ब्रैकियल न्यूराइटिस इज द रिएक्शन अकरिंग टुवर्ड टेटनस वैक्सीन। बच्चों ब्रैकियल न्यूराइटिस क्या होता है? ब्रेकियल बच्चों किसका पार्ट है? अपने आर्म का पार्ट है। अपर आर्म जो अपना है उसे ब्रेकियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अपनी जो बाजू है, ठीक है, कोहनी से ऊपर की जो बाजू है वो ब्रेकियल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, जो ब्रेकियल पार्ट में जो नर्व्स है उन नर्व्स की इन्फ्लामेशन को या फिर उन नर्व्स की, मान के चलो वो नर्व्स जो होती है वो अफेक्टेड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूराइटिस बोलते हैं। ठीक है, अगर नर्व्स में इन्फ्लामेशन होती है और नर्व जो है वो अफेक्टेड होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूराइटिस। ब्रेकियल क्यों आया? क्योंकि ब्रेकियल रीजन में ऐसा हुआ। ठीक है, ब्रेकियल न्यूराइटिस जो होता है बच्चों कब होता है? जब टेटनस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। ये मान के चलो जब टेटनस वैक्सीन लगा रहे थे तो सही से नहीं लगाई, इस वजह से टेटनस कहाँ पे लगती है बच्चों? यहाँ पे ही लगती है, अपने ब्रेकियल रीजन में। अगर वहां पे अच्छे से नहीं लगाई है तो उसके साइड उसका मतलब कि जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होगा? ब्रेकियल न्यूराइटिस। जैसे कई बार अपने इंजेक्शन लगा देता है डॉक्टर, अगर डॉक्टर अच्छे से इंजेक्शन नहीं लगाता है तो वहां पे नील जम जाती है। सेम टू सेम ये वही है। टेटनस वैक्सीन लगाई थी बाजू के ऊपर, बाजू में अच्छे से नहीं लगाई तो क्या हो जाता है? ब्रेकियल न्यूराइटिस हो जाता है। ब्रेकियल न्यूराइटिस जो है ये रिएक्शन किसके अगेंस्ट होता है? टेटनस वैक्सीन के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉलिशिंग ऑफ राइस। मतलब कि बच्चों आपने चावल देखे होंगे, जो महंगे महंगे चावल, जो 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो जो चावल आते हैं, वो देखने में बहुत ही गोरे और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव से लगते हैं। उन चावलों में क्या होती है बच्चों? पॉलिशिंग हो जाती है। ठीक है, चावलों की पॉलिश होती है। ठीक है, जिस वजह से अगर चावल की पॉलिश कर देना तो जो चावल का जो बाहर वाला कवर होता है ना, मतलब जो चावल का जो बाहर का पार्ट है, वहां पे विटामिन थाइमिन प्रेजेंट होता है। कौन सा विटामिन? थाइमिन। विटामिन बी 1 प्रेजेंट होता है उस पार्ट में। अब उस पार्ट को मतलब रिमूव कर दिया, पॉलिश कर दिया। अपने चाहते हैं कि अपना चावल जो है वो साफ साफ दिखे, गोरा गोरा दिखे, ताकि चावल बिके। ठीक है, अपने ये चाहते हैं। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं? विटामिन बी 1 को लॉस करवा देते हैं। ठीक है, अब विटामिन बी 1 यानी कि थाइमिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है बच्चों? तो थाइमिन की कमी से होती है बेरी बेरी डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी डिजीज। अब ये जो बेरी बेरी होती है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? एक होती है ड्राई बेरी बेरी, एक होती है वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी जो होती है, हाँ हाँ स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ, जो ड्राई बेरी बेरी होती है बच्चों वो तो अफेक्ट करती है स्किन को। और जो वेट बेरी बेरी होती है वो किसको अफेक्ट करती है? अपने हार्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, वेट बेरी बेरी अफेक्ट करती है हार्ट को और ड्राई बेरी बेरी अफेक्ट करती है स्किन को और नर्वस सिस्टम को। ठीक है, स्किन के साथ साथ बच्चों नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को भी अफेक्टेड करती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है शिक टेस्ट। शिक टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है? डिप्थेरिया को डायग्नोज करने के लिए। दिस टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज डिप्थेरिया। शिक टेस्ट जो है ये डिप्थेरिया को डायग्नोज करने के लिए यूज होता है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट कौन है? कोई मेरे को बताएगा? कोलेरा, कोलेरा जिसे हम हेजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेजा। ये इसमें राइस वाटरी स्टूल पास होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? राइस वाटरी स्टूल पास होता है, चावल के पानी जैसा लूज मोशन पास होता है कोलेरा में। और कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट कौन है बच्चों? कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है बच्चों विब्रियो कोलेरा। कौन है? विब्रियो कोलेरा जो है ये पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है बच्चों, और ये विब्रियो कोलेरा जो है ये एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। कौन सा है बच्चों? ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और बच्चों कोलेरा के ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग देते हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो वो ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों टेट्रासाइक्लिन। कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, ये आपको समझ आए बच्चों? जो तीन चार पॉइंट करवाए हैं, आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब तक बच्चों हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि भाई जो थाइमिन है, थाइमिन की डेफिशिएंसी से हमें क्या देखने को मिलता है? विटामिन बी 1 देखने को
अब थायमिन की डेफिशिएंसी से हमें क्या देखने को मिलता है, बेरी बेरी देखने को मिलता है, बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी। इसके अलावा चावल को पॉलिश करने से हमारा विटामिन B1 लॉस हो जाता है। शिक टेस्ट जो है वो डिप्थेरिया को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलेरा की। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोलेरा की। कोई डाउट बच्चों? हेलो, अब भेज देती हूँ मैडम मैं। ठीक है, भेजती हूँ। नेक्स्ट है बच्चों सर्वाइलेंस। सर्वाइलेंस, सर्वाइलेंस वर्ड का मतलब होता है निगरानी रखना, कि भाई मैं बच्चों की निगरानी रख रही हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों निगरानी होती है कोई, निगरानी मतलब कि सर्वाइलेंस। अब बच्चों सर्वाइलेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सर्वाइलेंस की डेफिनेशन है भी जो काम चल रहा है ना, जो परफॉर्मेंस चल रही है उसको हम उसी टाइम मेजर कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस ऑन गोइंग है, मतलब जो परफॉर्मेंस उस टाइम पे चल रही है, उस चलती हुई मतलब कंटिन्यू उस परफॉर्मेंस को अपने ऑन गोइंग मेजर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइलेंस बोलते हैं। तो बच्चों आप मेरे को बताओ, क्या आपको सर्वाइलेंस समझ आया? ठीक है, ऑनगोइंग मेजरमेंट करना कोई भी हेल्थ सर्विसेज की परफॉर्मेंस को, ऑनगोइंग मतलब कि जिस टाइम जो चल रहा है प्रोग्राम, जिस टाइम जो अपना काम चल रहा है, उस चलते हुई परफॉर्मेंस को अपने ऑनगोइंग उसी टाइम मेजर करते हैं कि भाई कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइलेंस बोलते हैं। सर्वाइलेंस को हिंदी में हम बोलते हैं निगरानी। ठीक है, क्या बोलते हैं, निगरानी। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है जो परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड होता है मेल्स में। मेल्स में तो क्या होता है, वासेक्टमी। फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टमी, यानी कि फालोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, फीमेल्स में क्या होएगा, ट्यूबेक्टमी होता है। ट्यूबेक्टमी यानी कि ट्यूब मीन्स फालोपियन ट्यूब, फालोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, कट एंड टाई। ठीक है, और यही वासेक्टमी, वासेक्टमी में ये मेल में होती है। और वास्ट डिफरेंस जो है, वास्ट डिफरेंस, उस वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों कोल्ड चैन। कोल्ड चैन, कोल्ड चैन जो है बच्चों, जब हम इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन के साथ ही हम कोल्ड चैन पढ़ेंगे। तो अब बच्चों मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि कोल्ड चैन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये कोल्ड चैन जो है ना, ये इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के साथ जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, कोल्ड चैन में बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान के चलो जो वैक्सीन बनी है, उस वैक्सीन का एक अलग टेम्परेचर है। बहुत सी वैक्सीन ऐसी है जैसे मतलब कि जो गर्मी में नहीं रह सकती है, जिनको कोल्ड, ठंडे ठंडे टेम्परेचर में, मतलब जिनको अपने प्रेजर्व रख सकते हैं। तो वो वैक्सीन मान के चलो, फॉर एग्जांपल वो वैक्सीन अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन रही है, फॉर एग्जांपल मान के चलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन रही है, और वो अलग एक छोटे से गांव में रही है, एक सब सेंटर पे रही है। तो उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उस वैक्सीन को लाने से लेकर मान के चलो जहाँ पे वो लग रही है एक छोटे से गांव के अंदर, वहां तक उस वैक्सीन को जो नॉर्मल टेम्परेचर, उसके वैक्सीन के नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रखता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड चैन बोलते हैं। कोल्ड चैन जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम वैक्सीन के रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जब जब जिस टाइम से वो बनती है उस टाइम से लेकर उस टाइम तक मेंटेन करते हैं, जब तक कि हम उसे किसी पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड चैन बोलते हैं। कोल्ड चैन क्या है बच्चों, एक सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं, वैक्सीन को प्रेजर्व करते हैं। क्या करेंगे, वैक्सीन को प्रेजर्व करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको कोल्ड चैन भी समझ में आ गया होगा कि कोल्ड चैन क्या है। ठीक है,
उसके बाद में है बच्चों कोल्ड चेन के बाद में नेक्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। आप सबको अच्छे से पता होगा कि एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों आपको मैं बताती हूँ, पेंडेमिक तो अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी, थोड़े दिन पहले आई थी ना बच्चों पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या आया था? कोरोना आया था। क्या आया था बच्चों? कोरोना। कोरोना जो था वो वर्ल्ड वाइड था, जिसे हमने क्या बोला? क्या बोला जिसे बच्चों हमने? पेंडेमिक बोला। ठीक है, जो पूरे के पूरे संसार में जो होएगा उसे हम क्या बोलते हैं? जो पूरे संसार में होएगा उसे हम बोलेंगे पेंडेमिक। तो बच्चों मेरे को ये बताओ पेंडेमिक में क्या आया था? हेलो। हाँ वो मैं ही भेजियो फैमिली आईडी को, फिर मेरे को मिल गई फैमिली आईडी। हाँ चलो ठीक है। ना ना कौन बताणु। ठीक ठीक। हाँ बच्चों आपने एकदम सही बोला, कोविड। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनो। अब एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक आज बच्चों मैं आपको ना अच्छे से समझा देती हूँ कि ये क्या होती है। सबसे पहले सुनो बच्चों, एंडेमिक क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब भाई मान के चलो जैसे है डिस्ट्रिक्ट सिरसा, मान के चलो सिरसा है, तो सिरसा में क्या है ना, हर साल हमें 100 मरीज तो जी डेंगू के देखने को मिल ही जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरसा में जी हर बार 100 मरीज हमें डेंगू के देखने को मिल ही जाते हैं, मतलब कि 100, 110, 90 हमें इस रेंज में मिलते ही मिलते हैं। वो होता है बच्चों एंडेमिक। मतलब कि बच्चों कोई भी डिजीज या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो कि एक पॉपुलेशन में हर वक्त रहती हो, भी 100 केस तो जी हमारे सर्दी हो, गर्मी हो, मौसम जो मर्जी हो, कुछ भी हो, होली हो, दिवाली हो, पर हमारे तो जी 100 केस तो ओवरऑल रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब आती है बच्चों एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है, ध्यान से सुनना। हमें ये जो सारे नाम है ना, ये नाम सारे क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। एपिडेमिक होता है बच्चों, मान के चलो अब एंडेमिक में तो क्या था, 100 केस एक्सपेक्टेड थे कि भाई ओवरऑल 100 केस आते हैं। एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक, एंडेमिक तो था भी हमारे रेंज में थे 100। एपी होता है मींस कि कोई भी डिजीज होना पॉपुलेशन के अंदर और जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है गिवन टाइम पे और गिवन प्लेस पे, अचानक से केसेस में इंक्रीज होना, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक बोलते हैं। अब आती है बच्चों पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है? जो कि बच्चों क्या होता है, बहुत से रीजन्स में स्प्रेड हो जाती है। क्या होती है? बहुत से रीजन्स में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्प्रेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, देखो जो आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंडेमिक होती है बच्चों कांस्टेंट, 2 मिनट में स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। ये देखो बच्चों कांस्टेंट भी हर टाइम रहना ही रहना, वो क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि एक जैसा। भी मान के चलो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक नया एग्जांपल और देती हूँ। बिफोर एग्जांपल, दिल्ली के अंदर ना, दिल्ली के अंदर भाई, दिल्ली छोड़ो अपने मुंबई लगा लो, मुंबई है, मुंबई में मतलब कि जो भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, जो चोल है, वहाँ चोल्स जो होती है ना, मान के चलो वहां पे फॉर एग्जांपल वहां पे मलेरिया के हर साल मतलब कि एवरी टाइम 1000 केस तो देखने को मिल ही जाते हैं, 1000 केस तो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, जो मर्जी टाइम हो, जो मर्जी सीजन हो, और मतलब उस पॉपुलेशन के अंदर 1000 केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होती है एंडेमिक। भी हर साल वही एक कांस्टेंट रेंज है, कांस्टेंट होना वो है एंडेमिक। ठीक है, अब बच्चों हर साल थे 1000, अब भाई एक बार देखने को मिल गए 5000, तो क्या हुआ? 1000 थे अचानक से 5000 हो गए। 5000 केस एक टाइम, मतलब कि अचानक से देखने को मिलना उसी एरिया के अंदर, जिसे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एपिडेमिक बोलेंगे। डिजीज होना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो कि मोर देन एक्सपेक्टेशन होती है। क्या होती है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी थी भी मुंबई के चोल में हमें 1000 केस देखने को मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन तो थी हमारी 1000 की। 1000 के मतलब कि 1100 देखने को मिल जाते वो भी ठीक था, पर अगर हमें 1000 के 5000 केस देखने को मिल जाए वो क्या है? एपिडेमिक है। ये देखो
ये देखो, एपिडेमिक होता है वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ ए डिजीज, कोई भी इन डिजीज का फैलना अचानक से। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है ज्यादा फैलना, ठीक है। वाइडली यानी कि वाइड का मतलब होता है बच्चों खुला, ज्यादा स्प्रेड होना कोई भी डिजीज किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। अब मैंने आपको बता दिया पेंडेमिक क्या होती है। पेंडेमिक होती है कोई भी डिजीज लार्ज पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाए, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए, उसे हम बोलेंगे पेंडेमिक, उसे हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है जितना मैंने आपको बताया। अब होता है बच्चों, एक होता है एपिसोडिक। एपिसोडिक क्या होता है, एपिसोडिक जो हमें ओकेजनली देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिसोडिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपिसोडिक। जो हमें ओकेजनली देखने को मिलती है उसे हम बोलेंगे बच्चों एपिसोडिक, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है माला डी और माला एन, दोनों के दोनों गवर्नमेंट, मतलब कि दोनों के दोनों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। क्या है, दोनों के दोनों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, मीन्स कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं दोनों ही। पर बच्चों और दोनों के अंदर ना हार्मोन जो है ना, वो हार्मोन कम्बिनेशन दोनों में सेम है। पर जो माला एन है ना, एन ये वाली तो होती है गवर्नमेंट, माला एन तो होती है गवर्नमेंट, और जो माला डी जो है, माला डी जो है वो मतलब कि भाई मार्केट के अंदर सेल होती है, कंज्यूमर मार्केट में, ठीक है। अब आपको बच्चों मैं दोबारा बता रही हूँ, माला एन और माला डी दोनों की दोनों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। दोनों की हार्मोन कंपोजिशन भी क्या है बच्चों, हार्मोन कंपोजिशन भी बच्चों दोनों की सेम है। पर मैं आपको इतना बता देती हूँ, ये जो दोनों है, इनमें से एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगी, एक आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है माला एन, और प्राइवेट सेक्टर में कौन सी मिलती है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में मिलती है माला डी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। माला एन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर माला डी जो है वो कंज्यूमर मार्केट में सोल्ड होती है, ठीक है। और ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, इसमें टोटल 28 गोलियां होती है, ठीक है। सात जो 21 गोलियां है ना बच्चों, वो तो होती है हार्मन की, और सात जो है वो क्या होती है, आयरन टेबलेट्स होती है। 7 तो होती है आयरन टेबलेट्स, और जो 21 जो है वो कौन सी होती है, 21 जो है वो होती है बच्चों हार्मन पिल्स, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों मार्केट के अंदर मुझे पैसे देकर खरीदनी है, तो मैं कौन सी खरीदूंगी, माला डी खरीदूंगी या माला एन। हाँ, माला डी एकदम सही बोला बच्चों आप सबने, आप सबके आंसर जो है वो एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों रोटा। रोटा वैक्सीन, रोटा वायरस जो, रोटा वायरस वैक्सीन। पहले तो बच्चों मैं आपको क्लियर करती हूँ, जो बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वायरस जो डायरिया कोज करता है वो कौन सा होता है, रोटा वायरस होता है। रोटा वायरस बच्चों मेन कोजेटिव एजेंट है जो बच्चों में डायरिया कोज करता है। और रोटा वायरस की जो वैक्सीन है उसको हम किस रूट से देते हैं, उसको हम देते हैं बच्चों ओरल रूट से। किस रूट से देते हैं, ओरल रूट से देते हैं, ठीक है। और बच्चों ओरल पोलियो वैक्सीन भी हम ओरल रूट से ही देते हैं, विटामिन ए भी ओरल रूट से ही देते हैं, ये आपको क्लियर है एकदम,
ठीक है। अब बच्चों बात चलेगी विटामिन ए की। बच्चों ध्यान से सुनना, विटामिन ए जो है ना, चिल्ड्रंस के अंदर, इंडिया में चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर अंधापन होने का जो मोस्ट मेन कोज है वो क्या है बच्चों? विटामिन ए की कमी होना। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, विटामिन ए की जो पहली जो डोज देते हैं ना, वो हम देते हैं 9th मंथ पे। उसके बाद में हम हर 6 6 महीने के इंटरवल पे बच्चे को डोज देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है। कब तक देते हैं? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है। पहली डोज तो देंगे सिर्फ 1 लाख की, उसके बाद में आगे जितनी भी डोजेज है उनको हम 2 2 lakhs में देंगे। ठीक है। इनिशियल डोज जो है विटामिन ए की, वो कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, जो हम कब देते हैं? 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में देते हैं। हम जब मीजल्स इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे की 9 महीने की उम्र पे, तो उस टाइम पे हम बच्चे को पहला विटामिन ए सिरप देते हैं। ठीक है। उसके बाद में हर 6 6 महीने के इंटरवल पे देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? पहले तो 1 लाख देते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद में हम हर बार देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल डोज तो बनेगी 9, और टोटल मतलब क्वांटिटी लाख में पूछ ले तो कितनी देते हैं? तो हम देते हैं 17 लाख, और टोटल डोजेस कितनी बनेगी? 9 डोजेज बनेगी। ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अब है बच्चों, सुनो मेरी बात है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसको हम और क्या बोल देते? ओरल पोलियो वैक्सीन जो थी वो किसने बनाई थी बच्चों? साबिन ने बनाई थी। किस साइंटिस्ट ने बनाई थी? साबिन ने बनाई थी। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? साबिन ओरल वैक्सीन। और ये लाइव अटेनुएटेड पोलियो वैक्सीन होती है। ये क्या है बच्चों? लाइव वैक्सीन है। मीन्स कि बच्चों इसमें वायरस प्रेजेंट है। और अटेनुएटेड, लाइव मतलब कि वायरस प्रेजेंट है। अटेनुएटेड का मतलब है कि वो जो वायरस है ना, उसको मतलब कि इस तरह से हमने ट्रीट किया है कि वो सामने वाले पर्सन के इम्यून सिस्टम को तो स्टिमुलेट कर सकता है, पर वो सामने वाले पर्सन में मतलब कि सिम्टम्स नहीं शो करता है, सामने वाले पर्सन को डिजीज कोज नहीं करता है, सिर्फ इम्यून सिस्टम को ही स्टिमुलेट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अटेनुएशन। तो बच्चों साबिन ओरल वैक्सीन जो है ये क्या है? लाइव अटेनुएटेड पोलियो वैक्सीन है। इसको हम किस रूट से देते हैं? ओरल रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं इसको हम? साबिन ओरल वैक्सीन को ओरल रूट से देते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये तो थी ओरल पोलियो वैक्सीन। एक होती है बच्चों इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, या फिर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है। इसको किसने बनाया था? साक ने। किसने बनाया था? साक ने बनाया था। साक ने क्या बनाया? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसको हम किस रूट से देते हैं? इसको हम देते हैं बच्चों IM इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ठीक है। इसके बाद में बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों जितना अब तक बताया उसमें कोई डाउट है आपको? है तो बताओ। अब बच्चों सुनो, सेंटिनल सर्वाइलेंस क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनना।
सेंटिनल सर्वाइलेंस क्या होता है? सेंटिनल सर्वाइलेंस होता है बच्चों, मान के चलो कोई भी तरह की डिजीज है, क्या है, कोई भी तरह की डिजीज है, उस मान के चलो, हम जैसे आपको मैं बताती हूँ एक ना, गवर्नमेंट आपको मतलब रियलिटी बताती हूँ। गवर्नमेंट ने ना एक पोर्टल बना रखा है, IHIP पोर्टल। उस पोर्टल पे क्या होता है ना, मतलब कि हर हेल्थ सिस्टम, PHC, CHC, सब सेंटर्स, हर कोई क्या करता है, अपनी मतलब कि रिपोर्ट देता है कि भाई आज हमारे पास कोई बुखार का पेशेंट आया, आज हमारे पास मतलब कि कोल्ड का कोई पेशेंट आया, हमें वो रिपोर्ट हर डे करनी होती है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सेंटिनल सर्वाइलेंस सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट को ना पता लग जाता है कि हाँ भाई इतने केस इस टाइम पे है, क्या है, इतने केस जो है इस टाइम पे है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटिनल सर्वाइलेंस बोलते हैं। ठीक है। सेंटिनल सर्वाइलेंस जो होता है ना, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, जो केसेस अपनी कम्युनिटी के अंदर जो छुपे हुए हैं ना, उन केसेस को सामने लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटिनल सर्वाइलेंस सिस्टम करते हैं। ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हर प्राइवेट डॉक्टर को बोल दिया, जैसे मीजल्स के लिए कर रहे हैं अभी, मीजल्स में क्या देखने को मिलता है, फीवर विद रेस्ट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, फीवर विद रेस्ट देखने को मिलता है। तो कई बार ये होता है अभी हर मतलब ये बोला जाता है कि किसी को भी अगर ऐसा केस दिखने को मिले ना, तो आप हमें इन्फॉर्म करना। वो क्या है बच्चों, वो है सेंटिनल सर्वाइलेंस। ठीक है। मतलब कि मान के चलो, ये जैसे कोई मिसिंग डाटा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेंटिनल सर्वेलेंस का यूज कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करके केस हो सकता है हमारे सामने एक आया है, तो उसके टच में जो जो भी आई है वो सारे सामने आ जाएं, उनको पकड़ पकड़ के लाएं। सेंटिनल सर्वेलेंस होता है बच्चों, जैसे कि हमें हमारी आशा वर्कर्स ने बता दिया कि हमारे घर के पास में जो रह रही हैं उनके बच्चे को बुखार के साथ साथ रैशेस भी है। तो वो एक हिडन केस था जो हमारे सामने आ गया, उस हिडन केस को, छुपे हुए केस को सामने लाने की जो सर्वाइलेंस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटिनल सर्वाइलेंस कहते हैं। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेंटिनल सर्वाइलेंस के बाद में। बच्चों अगर किसी को फालसी ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फालसीपुरम मलेरिया, फालसीपुरम मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, क्लोरोक्विन होती है। क्या होती है, क्लोरोक्विन होती है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जो मलेरिया जो है ना, मलेरिया, मलेरिया के बच्चों मतलब फोर मान के चलो, इसके फोर जो है वो टाइप्स लगा लो आप, मीन्स की फोर पॉजिटिव एजेंट है। एक तो है फालसीपुरम मलेरिया, एक है वाइवैक्स मलेरिया, एक है मलेरिया, और मलेरिया मलेरिया, और उसके बाद में लास्ट है मलेरिया ओवेल। ठीक है। इसमें से बच्चों जो सबसे ज्यादा जो डेंजर है ना, वो कौन सा है, फालसीपुरम मलेरिया है। ठीक है। बच्चों फालसीपुरम मलेरिया को फालसीपुरम मलेरिया को जो ट्रीट करने को जो अपने ड्रग देते हैं, वो कौन सी देते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं। जो बच्चों डेंजरस है ना, वो मेरे को पक्का श्योर नहीं है कि फालसीपुरम ही है, वो थोड़ा सा आप देख लेना, वरना मैं आपको जब मलेरिया करवाऊंगी तब बता दूंगी। ठीक है। कौन से फोर टाइप्स है बच्चों इसके, वाइवैक्स, फालसीपुरम, मलेरिया और ओवेल। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फालसीपुरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये चार स्पीसीज है मलेरिया के। ठीक है। उसमें से बच्चों जो फालसीपुरम मलेरिया है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, क्लोरोक्विन है। ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी, वो ड्रग ऑफ चॉइस थी कोलेरा की। किसकी थी, कोलेरा की। हेलो। तो कोई डाउट है बच्चों? हाँ वो प्रिंट दो निकाल देना आप, और प्लीज भेज दो हॉस्पिटल में। नया करने वाला नहीं, करने वाला, इसी PDF में आगे है करने वाला। तो जो आपको पहले मैंने भेजे थे वही कर दो।
हाँ निकाल दो, दोनों दोनों पेज निकाल दो। ठीक ठीक। नेक्स्ट है आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है बच्चों आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। ये जो आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस थी ना, ये 1978 में कंडक्ट की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में ये निचोड़ निकला कि जो हेल्थ है ना वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है हेल्थ अमीर के लिए है, हेल्थ गरीब के लिए है, इस टाइप से कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। हेल्थ जो है वो सबके लिए है। आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस जो थी उसने क्या बोला, हेल्थ फॉर ऑल। और ये कब कंडक्ट की गई बच्चों, ये कंडक्ट की गई 1978 के अंदर। कब की गई थी, 1978 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है। प्रीमोर्डियल ये प्राइमरी प्रिवेंशन से भी पहले जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। तो जो रिस्क फैक्टर का जो प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर मींस कि इस प्रीमोर्डियल में ना हम रिस्क फैक्टर्स भी नहीं बनने देते हैं। रिस्क फैक्टर्स भी नहीं बनने देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिस्क फैक्टर में क्या है कि पर्सन, रिस्क फैक्टर्स एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि ओबीज है, भी पर्सन जो है मोटा है, पर्सन स्मोकिंग करता है, पर्सन ड्रिंकिंग करता है। अब हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग और पर्सन को ओबीज होने ही नहीं दे रहे हैं, हम इन्हीं से प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर भी जिसमें ना होने देना उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है बच्चों थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है बच्चों थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों क्या होता है, वर्नैकिस एनकेफालोपैथी होती है। थायमीन विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, वर्नैकिस एनकेफालोपैथी भी होती है। और ये जो वर्नैकिस एनकेफालोपैथी है ये क्रोनिक अल्कोहल्स में देख अल्कोहलिक पर्सन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रोनिक अल्कोहलिक पर्सन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है बच्चों बर्थ का रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें कितने दिन में करवाना होता है, जन्म के 21 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हेलो, एक पेज और निकाल दो। करने वाला उसी पीडीएफ में आगे है, आप खोल के देखो उस पीडीएफ को। वो एक और उस मैडम को दे दिया था शांता को। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ एक प्रिंट उसका और निकाल दो। ठीक ठीक, वो भेज देना आप हॉस्पिटल में। मैं तो अभी सेंड रूम पे हूँ, आप बाद में मैं ही ले जाऊंगी चलो। और क्या। ना ना अभी मैं वो कल थोड़ी क्लास वगैरह ले रही हूँ, फिर मैं खुद ही आ जाती हूँ, या फिर आप हॉस्पिटल में दे दो। ठीक है। ठीक ठीक, हाँ पकड़ा दो। ठीक। ठीक है। उसके बाद में गुड इवनिंग ज्योति, आज तो बहुत दिनों बाद दिखी हो ज्योति आप। अब इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस जो है वो हम हर 10 साल बाद में कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों जब तक मैं पढ़ती थी तब तक तो आखिरी सेंसस 2011 में हुई थी। मेरी जो मतलब बुक्स से मैंने स्टडी किया था उन बुक्स में यही लिखा हुआ था कि जो आखिरी सेंसस है वो कब कंडक्ट की गई है, वो कंडक्ट की गई है 2011 में। अब बच्चों आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आखिरी सेंसस कब कंडक्ट की गई थी। ठीक है। इसके बाद में है बच्चों नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसका क्या सीन है। ठीक है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया है। अभी हम रिस्क फैक्टर ही नहीं बनने देंगे, रिस्क फैक्टर ही नहीं बनने देंगे। मान के चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन को हम पहले से ही एक्सरसाइज करवाने लग जाएंगे कि भाई तू मोटा ना हो जाना, तू तेरी टाइम टाइम से एक्सरसाइज कर ले, हमें नहीं पता है ज्यादा कुछ।
नेक्स्ट है बच्चों नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जो पर्सन में कब देखने को मिलता है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद में अगर उसे कोई सिम्टम देखने को मिलता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए। और जो डेवलप ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। और बच्चों हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद में अगर हमें कोई इन्फेक्शन देखने को मिले तो भाई वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डीपीटी। डीपीटी बच्चों डीपीटी जो है वो वैक्सीन डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। तो बच्चों पर अभी मैं आपको बात बताती हूँ, जो फिलहाल जो मतलब डीपीटी आती थी पहले, तो अब भी डीपीटी आती है, डीपीटी बूस्टर, डीपीटी फर्स्ट डोज, डीपीटी सेकेंड, इस टाइप से आती है। ठीक है, अब बच्चों डीपीटी जो है वो हम कहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं पर्सन को, बच्चे को, वो हम करते हैं थाई के लेटरल एस्पेक्ट में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड इन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के लेटरल साइड में हम लगाते हैं डीपीटी वैक्सीन। उसके बाद में बच्चों बात आती है नेक्स्ट, फर्स्ट डोज ऑफ मीजलस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एट 9th मंथ। बच्चों यहाँ पे मीजलस जो है वो मिस हो गया है, मैं आपको जो मतलब स्टडी मटेरियल में जो अपलोड करूंगी ना वहां पे मीजलस होएगा। फर्स्ट डोज जो थी मीजलस वैक्सीन की वो कब एडमिनिस्टर करते हैं, 9 महीने पे एडमिनिस्टर करते हैं। कब करेंगे, 9 महीने पे। और जो डोज सेकंड डोज है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों 16 से 24 महीने की उम्र में। कब एडमिनिस्टर करते हैं, 16 से 24 महीने की उम्र में। और मीजल्स के साथ ही हम पहला विटामिन ए का बच्चे को डोज देते हैं, पहला विटामिन ए ओरली हम देते हैं, आगे वाले भी अपने ओरली देते हैं, पर फर्स्ट टाइम तो डोज रहती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 1 ml, और बाद में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है या फिर 2 ml हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट डोज जो है मीजल्स वैक्सीन की उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं 9 मंथ पे। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर कंट्राइंडिकेटेड होती है। रूबेला वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती है। क्यों कंट्राइंडिकेटेड होती है रूबेला वैक्सीन प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट कोज करती है। क्या कोज करती है, बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट कोज करती है। रूबेला वैक्सीन इसीलिए कंट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि बच्चे के अंदर ये बर्थ डिफेक्ट कोज करती है। ठीक है, अब बच्चों बात करें हम मीजल्स की, तो बच्चों सर से चलवाई है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, क्लास के लिए बोल रहे हो बच्चों, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। बहुत अच्छा लगा बच्चों इतने दिन बाद में आप सबको देख के, काफी दिनों से आप नहीं आ रहे थे। आज तो रजत भी आया है और ज्योति भी आए हैं, बाकी तो आते रहते हैं। अच्छी बात है आना, बहुत अच्छी बात है, जो रेगुलरली आते हैं उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, और अगर रेगुलरली आते नहीं हो तो एटलीस्ट रेगुलरली स्टडी तो किया करो। अब बच्चों नेक्स्ट है मीजल्स। बच्चों मैंने आपको मीजल्स के लिए बता दिया था कि मीजल्स की पहली डोज तो है 9 महीने पे देंगे, और नेक्स्ट डोज जो है वो हम 16 से 24 महीने की उम्र में देंगे। अब जो मीजल्स होती है ना बच्चों, ये पाउडर की फॉर्म में आती है, उसको भी मिक्स करना होता है किसी के साथ। अब उसको मिक्स करते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगी उसको किसके साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, और मीजल्स को मतलब बनाने के बाद में उसको सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर जितने यूज कर ली, 3 घंटे के बाद में हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं 3 घंटे के बाद में, क्योंकि मीजल्स फिर एक एडवर्स इफेक्ट कोज करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या कोज करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर देती है अगर मीजल्स जो है वो हम आफ्टर 3 आवर्स लगा दे तो जो मीजल्स है अगर आपने एक बार खोल ली, अगर वो वेस्ट जा रही है तो वेस्ट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जा रही है तो वेस्ट जाने दो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है।
पर हम उसको 3 घंटे के बाद में यूज नहीं करेंगे। हाँ, डिस्टल वाटर के साथ हम मीजल्स को, मीजल्स जो है, मीजल्स पाउडर फॉर्म में आती है, उसको हम डिस्टल वाटर के साथ मिक्स करते हैं। पक्का पुष्पा? डिस्टल वाटर आपके कहने से बता रही हूँ मैं कि डिस्टल वाटर से मिक्स करते हैं, मेरे को नहीं याद आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन हम किस रूट से देते हैं? इंट्रा डर्मल रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं बच्चों बीसीजी वैक्सीन? इंट्रा डर्मल रूट से देते हैं। ओके ओके ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है बच्चों एंटी मलेरिया मंथ कौन सा होता है हमारा? जून जो है वो कौन सा मंथ होता है? एंटी मलेरिया मंथ होता है। ये बच्चों चार्ट ना मैंने लगा रखा है मेरे उसमें सब सेंटर पे, मैं आपको इसकी पिक भेजूंगी। खुद का हैंडमेड चार्ट बनाया हुआ है। राइटिंग तो आपको ना पसंद आए पर क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक है, जैसे आप सबको था अपने मतलब कॉलेज टाइम में, वैसे मेरे को अब तक है। तो मैं अब भी अपने सेंटर के लिए क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। जो सारी डेट्स है ना, कौन सा डे कब है, वो लिखा हुआ है मैंने एक चार्ट पे, आपको भी भेजूंगी उसकी पिक। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जून मंथ कौन सा मंथ है? एंटी मलेरिया मंथ है। उसमें 5-6 मंथ लिखे हुए हैं कि कौन से मतलब कौन किस स्पेशलिटी के लिए वो मनाए जाते हैं। और जो बच्चों नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है? एडिस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। एडिस एडिस आइप्टी बच्चों, ये एडिस आइप्टी ही डेंगू को कोज करते हैं, डेंगू जो है उसको स्प्रेड करते हैं, और ये एडिस ही चिकनगुनिया को स्प्रेड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, कि भाई थोड़ी बहुत भी धूप लग गई, थोड़ी बहुत भी गर्मी हुई तो आपकी ओपीवी सबसे पहले खराब होती है। ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे पहले खराब होती है अगर थोड़ी बहुत भी इसको मतलब कि भाई धूप लग जाए, इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज हो जाए तो ये होता है। ठीक है। और जो हीट रेजिस्टिव वैक्सीन है, मतलब कि हीट रेजिस्टिव वैक्सीन कौन सी है भी? जिसको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो वैक्सीन है जिसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। टेटनस। टेटनस जो है वो हीट रेजिस्टिव वैक्सीन है। टेटनस इज ए हीट रेजिस्टिव वैक्सीन। नेक्स्ट है बच्चों रेबीज। रेबीज किसकी वजह से होती है बच्चों? रेबीज होती है रैप्डोवायरिडिया की वजह से। किसकी वजह से होती है? रेबीज किसकी वजह से होती है? रैप्डोवायरस की वजह से होती है रेबीज। ठीक है। और बच्चों जिसको रेबीज हो जाता है ना, उस पर्सन को पानी से बहुत डर लगता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? हाइड्रोफोबिया देखते हैं। ठीक है। इसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में फर्स्ट रैश कहाँ पे अपीयर होता है? ट्रंक पे। कहाँ पे होता है? ट्रंक पे। मतलब कि बच्चों जैसे जो अपना बीच वाला पार्ट है ना, या तो पेट पे देखने को मिलेगा या फिर कमर पे देखने को मिलेगा फर्स्ट रैश। और वर्ड एड्स डे कब होता है? वर्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। कब होता है बच्चों? 1 दिसंबर को होता है वर्ड एड्स डे। कुछ ही दिन रह गए हैं वर्ड एड्स डे को आने में, और ये जो डे है ये गवर्नमेंट सेलिब्रेट भी करती है। ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ? 1962 में लॉन्च हुआ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, टेटनस आपने एकदम सही बोला। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम बच्चों लॉन्च हुआ 1962 के अंदर। और 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ठीक है। और रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया बच्चों? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था वो बच्चों कब आया? आप बताओगे मेरे को वो प्रोग्राम कब आया?
तो बच्चों वो आया था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर आया था। ठीक है, मुझे पता था आप यहाँ पे जाओगे, पर मैंने आपको पहले करवाया था तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि 1953। आपने कुछ गलत लिख दिया। आपने बच्चों जो लिखा है ना, ये फिलेरिया से रिलेटेड आपने लिख दिया। हाँ, 1992 एकदम सही बोला ज्योति और सुनीता आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। और जो वर्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो कौन सी कैंसर है? लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ड। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ड। ठीक है, तो बच्चों आपको जो मैंने करवाया वो आपको समझ में आया?